हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं जो प्रश्न उत्तरी श्रृंखला चला रही थी, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे क्लियर करने की। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, अभ्यंतर प्रत्यय के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो ये हमको बताना है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो अभ्यंतर प्रत्यय के अकॉर्डिंग जो हमारे भेद किए गए हैं वर्णों के, वो दो भेद किए गए हैं, एक अभ्यंतर प्रत्यय, एक बाह्य प्रत्यय। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रत्यय के टोटल 4 भेद हैं। ये 4 भेद हम अभी देखेंगे। ठीक है, टोटल 4 भेद हैं। इसमें है, पहला है विव्रत। पहला जो भेद है वो है विव्रत। ठीक है, दूसरा है स्पष्ट, और जो तीसरा है हमारा ईसत स्पष्ट, विव्रत, और चौथा है ईसत स्पष्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो विभाजन हुआ है बाह्य प्रत्यय का, वो 4 भेद किए गए हैं। और विव्रत में ये चीज़ याद रख लें आप लोग कि विव्रत में ओनली स्वरों को रखा गया है। जितने भी 11 हमारे स्वर हैं वो सारे स्वर हमारे विव्रत में आ जाते हैं। इसके बाद ईस पृष्ठ में आता है, ईस पृष्ठ में आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, टोटल 25 का से लेकर माँ तक। ठीक है, का से लेकर माँ तक हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन है वो आ जाते हैं हमारे इस पृष्ठ में। इसके साथ ही ईसत विव्रत में आता है हमारा य र ल व, यानी कि हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और लास्ट वाला आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार से इसका जो भेद है वो किया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो भेद है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 2 भेद किए गए हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक वर्ड का जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसके प्रत्येक वर्ड का पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ड है वो हमारा अघोष व्यंजन में आता है, और जो चौथा और 5वां वर्ड है वो हमारा घोष व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है प्रत्यय का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये हमको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों ही हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। मगही बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, बिहारी हिंदी में टोटल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं, यानी कि जो साहित्य सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उसमें किस प्रकार की रचनाएं आती हैं, ये हमको बताना है। क्या प्राकृत भाषा में लिखी थी उन्होंने अपनी रचनाएं, या फिर पेशाची अपभ्रंश में लिखी थी, या फिर पूर्ववर्ती अपभ्रंश में, या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी थी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में ही जो सिद्धों के साहित्य मिलता है हमारा चर्यापद। ठीक है, सिद्धों का जो साहित्य है चर्यापद बोलते हैं उसे, चर्यापद जो मिलते हैं वो हमारे तत्कालीन लोक भाषा साहित्य में ही लिखे गए थे। ठीक है, लोक भाषा हिंदी में ही लिखे गए थे, ना कि उनकी कोई मानक भाषा थी। ठीक है, जो उस टाइम के लोगों के द्वारा बोला जा रहा था बस उसी में उन्होंने साहित्य लिखा था, यही उनका साहित्य का नियम था। ठीक है, इसके साथ ही शुक्ल जी कहते हैं कि वज्रयान शाखा के सिद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे उन्होंने अपभ्रंश मिश्रित, ये हमारी शुक्ल के अकॉर्डिंग मानना है कि इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है वो अपभ्रंश मिश्रित
देश भाषा और काव्य भाषा में लिखा है। इसके साथ ही नागेंद्र कहते हैं, नागेंद्र हमारे जो, ये मैं इसलिए आप सभी को बता रही हूँ कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर आता है वो हमारा थोड़ा सा डीप टाइप का आता है, यानी कि क्वेश्चन थोड़े से अंदर से आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाते हैं हम लोग। तो कथन उसमें बहुत आते हैं, इसलिए मैं कथन को समझाती हूँ। इसके साथ ही नागेंद्र का मानना है कि आदिकाल में जो भाषा थी, यानी कि आदिकाल में उस टाइम जो भाषा चल रही थी, हिंदी साहित्य अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई और जनभाषा के रूप में साहित्यिक रचना का माध्यम ही इनकी साहित्य था। ठीक है, तो ये नागेंद्र का मानना है। और जो का नाम रामचंद्र शुक्ल हैं, वो मानते हैं कि अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा थी। ठीक है, और इनका मानना है कि साहित्य में अपभ्रंश के साथ साथ जो लोक भाषाओं चल रही थी उसमें साहित्य लिखा है इन्होंने, सिद्धों ने। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार, ठीक है, भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व है। जो हमारे कबीरदास जी का जो साहित्य है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि दो तत्व उनके साहित्य में मिलते हैं। पहला तत्व है हमारा वेदांत तत्व और दूसरा प्रेम, सूफियों का प्रेम तत्व। ये दो तत्व हमारे कबीरदास जी के साहित्य में मिलता है। तो यही हमको बताना है। तो ये बताना है कि ये कथन किसका है, ये किसका मानना है कि ये जो कबीरदास जी का साहित्य था उसमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक प्रेम तत्व मिलता है और दूसरा हमारा भारतीय वेदांत मिलता है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लें, कथन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लीलता विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये कथन हमको बताना है कि ये किसका है। ठीक है, कि जो प्रेम तत्व के आधार पर जो हमारे कृष्ण भक्ति जो कवियों ने जो साहित्य लिखा है उसमें प्रेम के और भक्ति के साथ जो प्रेम की जो भक्ति दिखाई है कृष्ण भक्ति कवियों ने राधा के और कृष्ण के प्रति या फिर गोपियों के कृष्ण के प्रति, उसमें विलासिता और अश्लीलता की प्रवृत्ति थोड़ी सी जागृत हुई है। तो ये कथन किसका है, ये विचार किसका है, ये हमको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3, यानी कि 3 रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि इस प्रकार का जो कथन है जो उनका विचार है, ये रामचंद्र शुक्ल का है कि इसमें जो अश्लीलता और विलासिता की जो प्रवृत्ति है वो भक्ति भावना में, कृष्ण भक्तियों में पाई जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो ये हमको बताना है कि प्राणचंद जो थे वो किस भक्ति से इनका संबंध है, राम भक्ति से या फिर कृष्ण भक्ति से या फिर सूफियों से। तो ये हमको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका A1, राम भक्ति शाखा के प्राणचंद चौहान ने राम भक्ति शाखा में, यानी कि राम के प्रति जो इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो राम को लेकर लिखा है। ठीक है, और राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो हैं प्राणचंद चौहान, अग्रदास, नाभादास, हृदयदास, राम वल्लन, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भंवर गीत किसकी रचना है। ये हमको बताना है कि भंवर गीत किसकी रचना है, सूरदास की है, नंददास की, चतुर्दास की या फिर कृष्णदास की। तो आंसर हो जाएगा इसका B2, आंसर हो जाएगा 2, नंददास की रचना है भंवर गीत। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने भंवर गीत, भ्रमर गीत बहुत सारे अलग अलग रूपों में लिखा है, ये भी आप लोग देख लें। भंवर गीत नंददास का, भ्रमर गीत सूरदास का, भ्रमर गीत दूसरा, ठीक है, कृष्णदास ने लिखा है। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा है और पवन दूत लिखा है हमारे हरियोदय उपाध्याय ने। ठीक है, इस प्रकार से जो
ये लिखा गया है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग एक बार इसको याद रख लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीति रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन में वैभव के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 4। आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था, यानी कि जो जब रीतिकाल हमारा चल रहा था उस टाइम मुगलों का जो शासन था, मुगलों का शासन काल था, यानी कि उसके बाद का जो रीतिकाल के लास्ट में, तो वो बता रहे हैं कि पहले तो चरम उत्कर्ष के था, उसके बाद थोड़ा सा उत्तरोत्तर में लास्ट में ये ह्रास और पतन की का युग बना था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, आवारा मसीहा जो जीवनी है वो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई जीवनी है, ठीक है, आवारा मसीहा। और ये याद रख लें, ये 1974 में लिखी गई है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं। आवारा मसीहा जो जीवनी लिखी हुई है शरद चंद्र की जीवनी पर, उसके 3 भागों में विभाजित है। पहला है दिशाहार, दिशा की खोज और देशांत। ये 3 भाग हैं, इन भागों को याद जरूर रखें, दिशाहार, दिशा की खोज और देशांत। ये हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही माने जाने लेखक रहे हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस का है, मतलब किस रचना का है या किस कहानी का है, देखते हैं क्या है, किस निबंध से है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है, कौन, ठीक है। ये हमें बताना है किस निबंध का है और ये निबंध किसका है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, युद्ध और नारी, ये आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ठीक है। यह युद्ध और नारी निबंध से संग्रहित है और श्रृंखला की कड़ियों में संग्रहित है। ये महादेवी वर्मा का जो निबंध है, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, लाइनों को आप लोग ज़रूर कंठस्थ करें। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ठीक है, युद्ध, ये याद रख लें, युद्ध और नारी निबंध है, निबंध है महादेवी का, महादेवी जी का है, तो ये उसमें है, उस निबंध से ली गई हुई पंक्तियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त और कामकाजी और असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। ये हमको बताना है कि एक कहानी है, उसमें किस कहानी में जो कामकाजी पुरुष है उसकी असंतुष्ट पत्नी है, यानी कि वो हमेशा उससे मतलब गुस्सा रहती है, लड़ती है, झगड़ती है, शिकायत करती है। तो ये बताना है किस कहानी की शैली है, किस कहानी में दिखाया गया है, कथा वस्तु है उसकी। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्रामोफोन। ये जैनेंद्र की कहानी है, ठीक है, जैनेंद्र की है, जैनेंद्र की कहानी है ग्रामोफोन, ये उसी की विषय वस्तु है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के
अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। किस उपन्यास में हमें बताना है कि उस उपन्यास में रईस और साहूकार अंग्रेजी सभ्यता की नकल की गई है, मदन मोहन ने की है। ठीक है, और उसका पात्र जो है मदन मोहन है। तो ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी है, परीक्षा गुरु है, या फिर आदर्श दंपत्ति है, या फिर प्रणयिनी परिणा है। ठीक है, ये हमको ऑप्शन है। आंसर इसका हो जाएगा 2, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा हुआ, श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा है। ये हमारा प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास है। इसका जो रचना है वो समय है वो 1882 ईस्वी है, 1882 ईस्वी में लिखा गया है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक, और ये इसकी जो कथन है वो है रईस, साहूकार, मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और उसका अपव्यय किया गया है। ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्री ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा है, वो है बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी में है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पर्णदत्त। ठीक है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये हमको बताना है कि जो पर्णदत्त है वो जयशंकर के किस नाटक का पात्र है। क्या कल्याणी का है, राजश्री का, स्कंदगुप्त का, या फिर अजातशत्रु का है? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। आंसर हो जाएगा इसका 3। स्कंदगुप्त का जो पर्ण पात्र है वो स्कंदगुप्त का है, पर्णदत्त। ठीक है, ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। पर्णदत्त स्कंदगुप्त का है कार्नेलिया कल्याणी की। ठीक है, जो कार्नेलिया है वो स्कंदगुप्त की है। इसमें गलत लिखा है नाटक का नाम, ये भी स्कंदगुप्त की है। ठीक है, ये कार्नेलिया स्कंदगुप्त की है। और दूसरा है विकट घोष राजश्री का है, छलना अजातशत्रु का है। ठीक है, ये इस प्रकार से है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ये हमको बताना है कि हिंदी साहित्य 20वीं सदी किसका आलोचना ग्रंथ है। क्या शांति प्रिय द्विवेदी का, नंदुलारी वाजपेयी का, नेमचंद जैन का, या फिर शिवदान सिंह चौहान का है? तो आंसर हो जाएगा इसका नंदुलारी वाजपेयी। ये नंदुलारी वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य का। नंदुलारी वाजपेयी ने बहुत सारा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, इनके बहुत ही फेमस ग्रंथ ऐतिहासिक रचना है हिंदी साहित्य, और आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने बहुत। ठीक है, तो ये एक आलोचक साहित्यकार माने जाते हैं नंदुलारी वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य में 20वीं सदी की आलोचना जो है नंदुलारी वाजपेयी की है। ठीक है, इसकी रचना है 1942 में लिखा गया है। दूसरा है हमारे साहित्य निर्माता शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई है 1934 में। दृश्य अदृश्य 1993 में नेमीचंद्र जैन ने लिखा है। साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की है, 1958 में लिखी गई हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता कुंतक के सिद्धांत का नाम बताइए। ये हमें बताना है कि जो हमारे रससूत्र के व्याख्याता जो 4 हैं, इनमें से कुंतक का कौन सा सिद्धांत था? तो अनुमतिवाद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। आंसर हो जाएगा इसका 1
अनुमतिवाद जो शंकुक के द्वारा दिया हुआ है, अनुमतिवाद, अनुमतिवाद, भोगवाद या भुक्तिवाद, भुक्तिवाद नायक का है, भट्टनायक का है। ठीक है, इसके बाद अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है। अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ये रससूत्र के विख्याता हैं चारों के चारों। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।